यस मैम। शक्ल से तो लग रहा है उड़ी हुई है, पढ़ लिया होगा इसने। बाल देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जा रहे हैं। क्या बात है शाहरुख खान, पीछे किए बाल। ठीक है, चल कर ले बंद। ओके। मैम तो आज हमारा आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, कल का तो बहुत अच्छा था। कल मैं नहीं आई थी इसलिए खुश थी तू है? नहीं मैम, स्कूल में। क्या हुआ था स्कूल में? हमारे स्कूल में रिसोर्स पर्सन आए थे और डिप्टी डायरेक्टर आए थे एजुकेशन के। ओह, क्या किया फिर तुमने? मैम पहले जो हमारा अब कल था, 1 डे वर्कशॉप थीम था ना, तो एनर्जी और वर्क कंजर्वेशन के बारे में बताया दो रिसोर्स पर्सन ने। उसके बाद हाफ टाइम का ब्रेक दिया था, फिर डिप्टी डायरेक्टर आए तो उन्होंने मतलब कि बोला कि जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई भी आके बताओ कि क्या बताया रिसोर्स पर्सन ने आपको, कोई भी आ जाओ सर। फिर हम तो गए नहीं, सर बोल रहे कि अगर आप खुद नहीं आओगे मैथ्स वाले तो मैं आपको उठा दूंगा, तो खुद उठा दूंगा कि ये बच्चा आके बोले। फिर मैं गई, तो जो जो उन्होंने बताया फिर सारा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या बताया। तो पहली बारी में क्यों नहीं गई थी? पहली बारी में टॉपर स्टूडेंट नहीं जाता, अगर उसको बोलो वो स्टेज पे जाता ही नहीं है, बार बार मुझे ही बुलाते रहते हैं। अरे तू क्यों नहीं पहली बार गई थी, ये पूछ रही हूँ। टॉपर का मैं ये करूँ? अब मेरे को थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी, फिर बोला कि मैं नेम ले दूंगा, मुझे पता तो था मैथ वाले सर मेरा ही नाम लेंगे, फिर मैं खुद ही उठ के चली गई बाद में। नॉन मैट भी है क्या तेरे पास? क्या हुआ? नॉन मैट भी है क्या तेरे पास? नहीं मैम, मेडिकल ही है। तो मैथ वाले सर तेरा नाम क्यों लेंगे? मैम 10th मैंने मतलब यहाँ से की थी ना, तो 10th क्लास के जो मैथ्स वाले सर है वही बुलाते रहते हैं बार बार। अच्छा, रिस्पेक्टेड है हमारी प्रीति अपनी क्लास में, इसका मतलब। मैम वो स्टेज पे उससे बोला नहीं ना जाता, तो इसीलिए बार बार मुझे उठाते रहते हैं। हाँ, बोल तो तू लेती है वैसे काफी। यस मैम। शांति तो कम ही है वैसे क्लास में हमारी। ए है जी, 3 4 1 सर। चलो यार, आज मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराती हूँ जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट है तुम्हारे पेपर में। तो उसको कवर करते हैं, ठीक है? यो तो यो मैम। कल हम लोग अपना इवोल्यूशन वाला पार्ट आगे करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज रहती है, राइट? क्लियर स्क्रीन दिख रही है सबको? यो यो मैम। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये टॉपिक है, ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पार्ट है, राइट? बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन था बीच बीच में बच्चों को इनेट और एक्वायर्ड में, तो मैं थोड़ा सा ये ले आई हूँ, इम्यूनिटी को कवर कर लेते हैं। बिकॉज इम्यूनिटी आपकी एनसीईआरटी में भी ज्यादा दे नहीं रखी, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है नीट के परस्पेक्टिव से, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, स्कूल नीट दोनों हो जाएगा। सो आज हम लोग जो करेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे बी सेल्स के ऊपर, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बट कुछ पार्ट टी सेल्स का भी आएगा, क्योंकि हम इसे आपस में कंपेयर करके ही डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो दोनों को कंपेयर करेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? साथ में स्टार्ट करें फिर। ओके। ना तो सिर्फ इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इट्स लाइक बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ना 4 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर हो जाएगा और डायग्रामेटिकली भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार इसको रिकॉल करते हैं। अब ये तो तुम्हारा नीट का सिलेबस है, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है ना क्या एडिट हुआ है क्या नहीं। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर आप कर रहे हो वैक्सीन, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंपेयर होके आता है। अभी वैक्सीन समझ नहीं आएगा, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद वैक्सीन समझ आता है। तो इनेट इम्यूनिटी का बेसिस आपने कर रखा है, आज मैं आपको एक्वायर करवा रही हूँ, उसके बाद एंड में जाके ये वैक्सीन के साथ कंपेयर हो जाएगा, ठीक है? तो छोटे से पार्ट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, चले आगे। यो मैम। चलो, रूल्स है हमेशा की तरह, वेरी सिंपल। पार्टिसिपेट करना, जो पूछूंगी आंसर करना है, और भाई आपस में मत टिकना। रेजर हैंड, कैमरास तो चलो तुम्हारे क्लोज है, राइट? उसके अलावा चैट बॉक्स में लिख लेना जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ओके जी? चलो, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, ठीक है? कुछ नहीं करना आपको, स्क्रीन पे देखो। नेहा क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? Make a flow chart to describe different component of innate immunity. कम्युनिटी नहीं भाई, इम्यूनिटी। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे इनेट इम्यूनिटी क्या है। जैसे अपन बनाते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं एनिमल किंगडम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि वो डिवाइडेड हो जाता है इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में, फिर इनवर्टिब्रेट में पॉलीफेला सिरेंट्रेटा लिखते हैं। तो वैसे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है ऑन इनेट इम्यूनिटी,
ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं बना रहा। जैसे इम्यूनिटी दो टाइप की होती है ना, इनेट एंड एक्वायर्ड, तो आपको इनेट को एक्सप्लेन करना है बस, फ्लो चार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन ह्यूमन सिंस द टाइम ऑफ, कब से वो प्रेजेंट होती है ये लिखना है। यू हैव 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, कॉपी पे लिखना है। किसी दो से पूछूंगी मैं कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है, सबका हो नहीं पाता ना फिर। मैम फर्स्ट में क्या लिखना है? फ्लो चार्ट बनाना है बेटा इनेट इम्यूनिटी का। यस। इसे बनाते हैं ना, इम्यूनिटी है, एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर। तो इनेट इम्यूनिटी का आगे फ्लो चार्ट एक्सपेंड करते हैं, जब हमने पढ़ा था ना तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा था, वो हेडिंग्स चाहिए मुझे। टू मिनट्स। वन मिनट डन, वन मिनट लेफ्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, स्टॉप। हाँ जी, लेट्स सी कौन ऑन करता है। नेहा बेटा चल तू ही दिखा दे कैमरा ऑन करके। बनाया, बनाया, ये मैम। दिखा। और किसने बनाया, रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट क्या लिखा है, फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर, वेरी गुड। और सेकंड आंसर इज बर्थ। बर्थ, सिंस बर्थ, या गुड। नेक्स्ट तमन्ना, तमन्ना ने कहा था ना अभी। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। अरे कितनी कॉपी बचाएगी, थोड़ा खुला लिख लिया अगर। वो देखिए इनेट, इन इसका क्रैश हो गया नीचे। क्या कर रही है भाई, पायलट मत बनियो, तू तो ठोक देगी। गुड सर, इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, आई होप थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा। एंड इट इज प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ, जब पैदा हुए थे तब से हमारे पास है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी द इज द वन जो हम एक्वायर करते हैं, मतलब हम गेन करते हैं पूरा टाइम अपनी लाइफ में, ठीक है। अब यू हैव 45 सेकेंड्स, ये डायग्राम एक्सप्लोर करो क्या क्या है इसमें, और अपनी कॉपी में लिखो कि तुमको क्या क्या दिख रहा है। 45 सेकेंड्स, राइट डाउन इन योर कॉपीज, तुम्हें क्या दिख रहा है, जो भी पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं। एक दो तीन चार चीजें नोटिस कर रहे हो, क्या चीज है ये, किस चीज का डायग्राम है। लास्ट 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। लिखा सबने, यो मैम। चलो फिर इसको हम लोग एंड ऑफ द सेशन में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट्स सी आपको कितना रिकॉल्ड है। 30 सेकेंड्स, अपनी कॉपी में लिख लो।
Last 10 seconds. Stop. चल स्टार्ट करें. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जैसे सेकंड कुछ स्लाइड्स पीछे रह गई गलती से ऐड कर देती हूँ मैं इसमें. ठीक है, देखो भाई, एक्वायर का मतलब गेन करना. गेन किया. ठीक है, और इम्यूनिटी का मतलब सेल्फ डिफेंस. हाँ, इम्यूनिटी का मतलब एबिलिटी. किसकी एबिलिटी? फाइट अगेंस्ट पैथोजन. डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली एबिलिटी है कि किसी भी पैथोजन से कैसे फाइट करते हैं. तो पैथोजन क्या होता है? Diseases causing organisms. हाँ, पैथोजन को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. अपा वर्ड एंटीजन भी यूज कर लेते हैं ना इस वाले चैप्टर में. राइट, एंटीजन वैसे फास्ट वर्ड है, बस इस चैप्टर में पैथोजन के रिस्पेक्ट में उसको यूज कर लेते हैं. राइट, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि आप गेन करते हो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. अभी कब पैदा होती है आपकी बॉडी में? क्या ये हमेशा से होती है? पैदा होने से नहीं, आप इसको धीरे धीरे गेन करते हो विद टाइम. राइट, सो इट डेवलप. हम वर्ड क्या लिखेंगे? इट डेवलप होती है. ये आपको कीवर्ड पता होने चाहिए. ठीक है, इट डेवलप विद एज. जैसे जैसे आप एज करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी. राइट, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन है ना, डिफेंस. तो डिफेंस के लिए हमारी कंट्री में कौन है जो डिफेंसिव फोर्सेस है, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है? आर्मी और आर्मी, नेवी, यस, एयरफोर्स. करेक्ट. सो देयर आर डिफरेंट, मतलब कोई है जो डिफेंड करता है. उसी तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी अगर डिफेंस देती है बॉडी को, तो यानी कि कोई होंगे ना जो डिफेंस का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं. तो कौन है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दोज आर टी सेल एंड बी सेल. हाँ, दोज आर नोन एज सेल्स. हमारी बॉडी के स्पेशल सेल्स है. सेल्स बेसिकली होते क्या? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइट. राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके आसपास, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी. राइट, तो सेम चीज है, ये भी सेल है पर थोड़े यूनिक टाइप के सेल्स है. राइट, तो दो यूनिक टाइप के सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के लिए, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए. और एक आपने बोला, पहले का नाम था बी सेल और दूसरा है हमारे पास टी सेल्स. अच्छा, अब तुम वो मूवी तो देखते होगे ना, योद्धा वाली. कभी तुमने देखा होगा. बेटा माइक बंद कर ले, तेरी साउंड आ रही है. नहीं तो यार तू ही पढ़ा ले. ऐसे तुमने मूवी देखी होगी ना योद्धा योद्धा वाली, जहां पर आप देखते हो कि कभी कभार जो लीडर होता है वो खुद ही लड़ने चला जाता है जंग में. देखा होगा. टाइम जो लीडर है वो खुद ही आगे जाके फाइट करता है. और कभी कभार तुमने देखा होगा लीडर पीछे से ऑर्डर दे रहा होता है ना, फिर उसकी जो प्रजा होती है जाके फाइट करती है. देखा एंड में करते क्या है सब, टेक्निकली कर क्या रहे हैं एंड में? फाइट. फाइट कर रहे हैं ना. तो ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ये भी कुछ इस तरीके के हैं. अगर इम्यून सेल खुद ही जाके लड़ाई कर रहा है और पैथोजन को मार रहा है, तो उस टाइप के इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं, क्योंकि सेल खुद जाके लड़ाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टी सेल्स. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है नीट का. राइट, अब दूसरा केस क्या था कि जो लीडर है वो कुछ सिग्नल भेज रहे हैं और वो आगे जाके फाइट कर रहे हैं. तो अगर बी सेल्स आगे जाके कुछ प्रोटीन बनाते हैं जो फिर आगे जाके फाइट करेंगे. राइट, अब मेरे को बताओ, ये जो इम्यून सेल्स है आपकी बॉडी के सेल्स है, ये इम्यून वाले, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको बॉडी में? कहाँ पर मिलते हैं? पेनक्रियाज. मैम का रिपीट करना. ये जो इम्यून सेल्स है आपकी बॉडी में कहाँ मिलते हैं? मैम पेनक्रियाज में. पेनक्रियाज में मिलते हैं. अच्छा, वहां तक कैसे पहुंचे? नहीं मैम, नहीं, पेनक्रियाज में ही मिलते हैं, गलत नहीं बोल रही. अच्छा, ट्रेवल करने का मीडियम क्या होगा इनका हमारी बॉडी के अंदर? वो कौन सा लिक्विड मीडियम है जिसमें सब ट्रेवल करते हैं? ब्लड है ना. तो ब्लड, तो ये बी सेल क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन बना रहे हैं जो आगे जाके फाइटिंग कर रहे हैं, है ना. तो ये प्रोटीन बना के कहाँ पर फेंक रहे होंगे? उसी लिक्विड मीडियम में जिसमें ये ट्रेवल करते हैं, दैट इज ब्लड. तो बी सेल का जो इम्यून सिस्टम है हम उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम. ठीक है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो व्हाट इज ह्यूमरल?
ह्यूमरल स्टैंड फॉर ब्लड। ब्लड, राइट। तो जो कुछ लिक्विड ब्लड के अंदर डाल के इम्यूनिटी दे रहे हैं वो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है। तो पहले नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का यहाँ से बनता है। सीधा क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है, चलो हाँ बेटा पूछ। मोमी मैम से हो गया था। गलती नहीं, गलती तो माफ नहीं होगी। इतनी बड़ी गलती कैसे होगी तुझे, हैं? आगे चलिए, माफ कर दे उसको। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आज ये तो आज सब बच्चे मूड में है। चलो, अगर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, अब हम ना इस पे फोकस करेंगे ज्यादा, ठीक है? तो पहले बताओ, ये बी सेल बोल रहे हैं, इसका पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे? अब भूमिका के भी तो पूरा नाम लेते ही हैं, इसको बी तो नहीं बुला रहे। तो बी स्टैंड्स फॉर व्हाट? बोन मैरो। बोन मैरो। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, करेक्ट। क्यों बोन मैरो के लिए बी वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये बोन मैरो में सिंथेसिस होती है और वहीं पे मैच्योर भी होते हैं। अगर सिंथेसाइज वही होते हैं, मैच्योर वही है, तो बोन मैरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंथेसिस की जगह या मैच्योरेशन की जगह? सिंथेसिस की। मैचुरेशन। मैचुरेशन। सिंथेसिस हो रही है और मैच्योरेशन, इनके बेसिस पे नाम डले। और दो तरीके के सेल पढ़ रही हूँ, बी सेल टी सेल, क्या लिख दे रहे हैं? ठीक है, तो बी सेल ये रहा, टी सेल ये रहा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फोमा का। तो बी सेल पैदा कहाँ हो रहा है? बोन बोन मैरो। बोन बोन मैरो। टी सेल कहाँ पैदा हो रहा है? मैरो। पैदा तो दोनों ही जगह पे हुए हैं, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ होता है बी सेल का? बोन बोन मैरो। है ना। और टी सेल का? थाइमस, राइट। तो बोन मैरो का बी सेल का बी स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्यों? क्योंकि टी सेल का टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, और थाइमस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ मैच्योरेशन। तो बी और टी सेल जो अल्फाबेट आया है वो डिपेंड करता है कि ये मैच्योर कहाँ हो रहे हैं, ठीक है? क्लियर? यो मैम। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका फोमाक का। देखो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। इससे शॉर्ट क्वेश्चन और नॉट क्वेश्चन दोनों बनते हैं। तो जहां जहां लिख रही हूँ फोमाक, वहां लिखते चले जाना, राइट? अब तुम बोन मैरो तो कर रहे हो, लेकिन बोन मैरो है कहाँ? कहाँ है बोन मैरो? मैम जैसे पटेला के पास, प्रीति बोल रही है, एक मिनट नी रुक जा। के हाँ पास प्रीति। नीज के पास होते हैं। अच्छा, नीलम कहाँ बोल रहे हो आप? मैम जहाँ पे दो हड्डियां आपस में मतलब बीच में गैप होता है वहाँ पे। नहीं बेटा, अरे बोल दिया। हाँ ऋषि, मैम जो बोन होती है उनकी एंड में होती है। जो बोन होते हैं उनके एंड के पार्ट में आपको ये मिलते हैं, करेक्ट। देखो बेटा, ये बोन दिख रही है आपको? यस मैम। तो हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं करते, वैसे बोन वाले पार्ट में करेंगे अगर करें तो, ठीक है? तो बोन के दो रीजन होते हैं, कोने में जहाँ पे ऐसे अलग सी शेप की होती है ना, जहाँ पे जॉइंट्स में बनाएगी, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं बोन एपिफाइसिस, ठीक है? ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ओके? तो दिस इज बोन एपिफाइसिस। और ये वाला जो पीछे का रीजन है ना, ब्लू से बनाया मैंने, दिस इज बोन हाइपोफाइसिस, डायफाइसिस, सॉरी। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी, बोन वाला चैप्टर आएगा तब इसको और डिस्कस कर लेंगे, वैसे इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। पर बोन एपिफाइसिस एज द कॉर्नर ऑफ द बोन, जहां पे अगर मैं इसको काटूं ना तो इसके अंदर स्पॉन्जी मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है? यस मैम। इसको हम कहते हैं बोन मैरो। जैसे आपने कभी डस्टर कौन से वाला यूज करते हो स्कूल में? वाला ही। ये वुडन वाला जिसके नीचे ऐसे लगा होता है प्लेन सा, यस मैम। है ना? अगर ये थोड़ा सा कभी गीला हो जाए ना तो ऐसे उसको फिंगर मार के देखना, स्पॉन्जी सा हो जाता है। जस्ट लाइक दैट एक आपकी बोन मैरो होती है, जहां पर आपके बी और टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? यो मैम। इनके बीच में नहीं होता है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन में पड़ा था। अब बी सेल्स की बात करें तो बी सेल नॉर्मल सेल्स है, ठीक है? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं बी सेल्स, एक ही न्यूक्लियस वाले होते हैं, ठीक है? और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो ये कौन सी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में? ह्यूमरल या सेल मेडिएटेड? ह्यूमरल स्टैंड फॉर ब्लड। इम्यून सिस्टम, करेक्ट। तो ये बी सेल्स है आपको। देखो, ये वैसे कलरलेस होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेन करके दिखा रहे हो, तो दिस इज अ बी सेल। और आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, तो वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? चलो आगे। चलो, अब बी सेल की अगर हम बात करें तो मेरे को एक बात बताओ, हाँ, तो आगे पीछे
ठीक है, अभी कोई एक वॉलंटियर बताओ मुझे, कोई बच्चा चाहिए मुझे वॉलंटियर। आई नीड वन वॉलंटियर, कोई एक वॉलंटियर चाहिए भाई। नीलम, नीलम ना, यस मैम। कि नीलम नाम से ज्वाइन करे। यस मैम, ज्वाइन किए। नाम दिव्यांशी है। दिव्यांशी है ना, देखा पहचान लिया, मैं धोखा देती है। याद आ गया मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो दिव्यांशी एक छोटा भाई बहन है कोई? यस मैम। कितने साल का? मैम 11। 11। क्या नाम है? मैम दिव्यांशु। अरे वाह, खुद भी हंस रही है। मैम मेरे को नहीं पता ये नाम, पर रखे हैं घर वालों ने। सही है, दिव्यांशी दिव्यांशु, भाई बहन पता चल, दूर से पता चल जाएगा ये भाई बहन है। नाइस यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अच्छा एक बात बता, ऐसे इमेजिन करके देख कि एक दिन तू गलती से नहा ली, वैसे तो मुश्किल है तेरा, है ना, इतनी ठंड में। वहां पे बढ़िया मौसम, वैसे मौसम कैसे है वहां पे यार, मैं पूछा नहीं आज तुमसे। मैम ठंडा। ठंड है बहुत ज्यादा। ठंड है बहुत। बहुत ठंडा। बहुत ज्यादा ठंड है? ज्यादा ठंडा नहीं है। बहुत दुख हुआ। हाँ, मैम ज्यादा नहीं है, सुबह शाम होती है ज्यादा बस। ज्यादा ठंड नहीं है अब। जो तुम्हारी ज्यादा ठंड है उसका मतलब क्या है? कि दोपहर सुबह शाम पूरे दिन ठंड। अच्छा, तो दोपहर में स्वेटर नहीं पहनते? पहनते हैं वैसे तो पहनते हैं, पर गर्मी लगती है। पहनते हो ना स्वेटर, तो उसको हम ठंड नहीं बोलते, हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि ठंड नहीं है, वो ठंडी होती है ना। जो ये मैम। है ना, ऐसे जैसे पंखा ऊपर चल रहा है ना, जैसे पंखा चलता दिखे तो हम बोलते हैं गर्मी है, तुम्हारे वहां ठंडी है। ठीक है। यस मैम। है ना, तो सोचो दिवांशी किसी दिन ठंड में फाइनली नहा लिया बाई चांस, है, नंगे पैरे चल रही थी और इसने गलती से सॉकेट पे हाथ लगा दिया, तो फिर क्या होगा दिवांशी? झटका। झटका। है ना, इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसको, है ना, तो वो हो गया इसके साथ, तो वो वाला है। तो बेटा अगर देखो इलेक्ट्रिक करंट लग गया, अब तो क्या करेगी, इसके बाद छूट गई, हल्का सा लगा, है ना, हम तो को उड़ाएंगे नहीं इस एग्जाम्पल में। तो छूट गई, उसके बाद क्या करेगी? क्या करेगी? नॉर्मल कंडीशन है तो करंट लगा फिर? मतलब हाथ को देखूंगी कि कहीं नुकसान तो नहीं आया, स्विच वगैरह बंद करूंगी अच्छे से। हाँ, उसके बाद घर पे बताएगी, यस मैम बताऊंगी। इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, है ना। तो यस इसने मैम। घर, हाँ, घर पे इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा मान ले उस टाइम तूने फोन पे तो घर पे इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन तू और तेरा सिर्फ भाई था दिव्यांशु घर पे, तो अब बता दिव्यांशु के लिए क्या करेगी? उसको प्लग से दूर रखेगी या नहीं? मैं उसको दूर रहने के लिए बोलूंगी। हाँ, तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, है ना। यस मैम। करेक्ट। अच्छा, और अगली बार जब भी नहा के, ऐसे जैसे साल 10-15 साल में एक बार तू नहाएगी, तो जब भी नहाएगी तो दोबारा प्लग को कभी नहाते हाथ लगाएगी नंगे पैर? नो मैम। नहीं, क्यों नहीं लगाएगी? मैम मतलब नहा के नहीं लगाऊंगी। क्यों और नहीं उसका लगाएगी? मैम मैं मतलब पूरा दिन ताजा हो जाएंगी। बेटा उसको बताने दो, उससे पूछ रही हूँ, तेरे को क्यों पता, वो क्यों नहीं लगाएगी हाथ? तू बता। बोलो दिवांशी। मैम मतलब नंगे पाँव नहीं लगाऊंगी, और वो जो ठीक हो जाएगा तब मतलब करंट ना भी लगे ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुला के। हाँ, तो लगा क्यों नहीं रही दोबारा हाथ नंगे पैर? रीजन? हाँ बोल मैम बेटा। हाँ प्रीति बोल। मैम की उसकी मेमोरी में ये स्टोर हो गया है कि पिछली बार जब मैंने नंगे पैर हाथ लगाया था स्विच को, तो करंट लगा था, तो उसके सेल्स ने उस मेमोरी को स्टोर करके रखा कि अब नंगे पैर उस स्विच को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, है ना। तो दिवांशी तूने एक चीज करी, एक तो तूने मेमोरी रखी कि दोबारा उसको हाथ नहीं लगाना, और दूसरी चीज तूने प्रोटेक्शन करी, है ना, अपने भाई को प्रोटेक्ट किया। तो प्रोटेक्शन रखने के लिए व्हाट यू डिड वाज घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, है ना। तो सेम चीज आपके बी सेल्स भी करेंगे, ये भी आपके जैसे होते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, इधर आते हैं। तो बी सेल क्या करेंगे कि बी सेल वैसे तो आराम से पड़े थे, कहाँ पर पड़े थे? आपके आपके लिम्फ सिस्टम में पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्फ नोड, देखो जहां पर इनका जन्म होता है ना, वहां पर ये कभी भी एंटीजन से नहीं मिलते, तो कभी बोन मैरो में एंटीजन से नहीं मिलते, वहां पे अलग रहते हैं। ये आपके लिम्फ नोड्स में पड़े हैं। अब आपको याद है मैंने कार्डियक सिस्टम पढ़ाया था, तो कार्डियक सिस्टम में हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था ना,
यस मैम। है ना। तो अगर नहीं किसी को रिकॉल तो याद रखना, लिम्फ नोड्स आपको कहाँ मिलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ घूमता है, और ये आपके जो प्राइवेट पार्ट्स के पास ज्यादा आपको लिम्फ नोड्स मिलते हैं, है ना। तो ऐसी लिम्फ नोड के अंदर आपको आपके बी सेल्स पड़े मिले हैं, चिल कर रहे हैं, राइट। तो ये बी सेल्स आपके आराम से बैठे चिल कर रहे हैं। अब जैसे ही पैथोजन आएगा, जैसे उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा था, तो जैसे ही पैथोजन आता है बी सेल क्या करता है, जिस तरीके से दिव्यांशी होगी थी ना एक्टिव, उसी तरीके से बी सेल एक्टिवेट होगा और 2 सेल्स में डिवाइड होगा। इस चीज को याद रखना, वो अपने आप में 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, राइट। उसने कुछ और प्रोड्यूस नहीं किया, वो डिवाइड हो गया। तो अगर सेल में डिवीजन हो रही है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रख रहे हैं, तो सेल डिवीजन कौन सी है, माइटोसिस मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस हुई। तो एक तो उसने बना लिया, वही दिव्यांशी ने जो सेल बनाया था जिसको याद सब कुछ, दैट इज मेमोरी। मेमोरी सेल बन गए, गुड। और दूसरा उसने क्या बना लिया, अटैकिंग वाले सेल। तो अटैकिंग वाले सेल्स आर नोन एज प्लाज्मा, नहीं बेटा, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। बी प्लाज्मा सेल्स कह लो या सीधा प्लाज्मा सेल्स कह लो। तो बी सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, बी मेमोरी सेल्स एंड बी प्लाज्माडेम। मेमोरी सेल तो तुमको समझ आ गया, मेमोरी रख लेता है पैथोजन की। फॉर एग्जांपल ये पैथोजन है, ठीक है। तो इस पैथोजन का ना थोड़ा सा पार्ट तोड़ के ही अपने अंदर रख लेता है एज अ फोटो, कि हाँ यार ऐसा हुआ था। जैसे इसने उस सर्किट की फोटो रखी अपने दिमाग में, वैसे ही मेमोरी सेल ने थोड़ी सी फोटो रखी कि हाँ भाई अटैक हो सकता है, राइट। अब आते हैं प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या करेगा, वो केमिकल रिलीज करेगा जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। सो प्लाज्मा सेल इवेंचुअली रिलीजेस अ केमिकल जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंड दिस इज नोन एज एंटीबॉडी, ठीक है यार। यो रिलीज करता है एंटीबॉडीज, डिपेंड करता है कौन सी एंटीबॉडी, ठीक है। इतना क्लियर। यो मैम। का क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है कि जो बी प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, ना कि टी सेल्स, क्लियर। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। यो चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की। अब अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो अभी आपने डायग्राम देखा था वाई सी शेप का, तो उसको एक बार अब यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। जो एंटीबॉडीज होती है उसका जनरल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, पर जनरल डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक बड़ी सी चेन है जो कॉन्टिन्यूस है। देखो ऐसी चेन थी पर मैंने उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं। तो एक बड़ी सी चेन है जो कॉन्टिन्यूस है। अगर एक बड़ी सी चेन है तो हल्की होगी या हैवी? हैवी। कितनी हैवी चेन बनाई मैंने? 2 और 2 ही मैं लाइट चेन बना रही हूँ। अब याद ये रखना, कॉमन मिस्टेक, बाहर की तरफ लाइट चेन है अंदर की तरफ नहीं। एक बार तुमसे मैंने डायग्राम बनाया था, तुमने अंदर बना दिए थे, है ना। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, टोटल नंबर ऑफ चेन्स आर 4 होगी अपने पास 4। ऐसे आपसे डायरेक्ट नीट नहीं पूछता, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ आपको। अब बताओ ये जो चेन है ये किससे मिलके बनी है? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद है ना, देन यू विल रिमेंबर कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके मोनोमर से बनते हैं? जैसे अमीनो एसिड बनाते हैं हम लोग, चेन से चेन कनेक्टेड होते हैं। और जो अमीनो एसिड होती है, अगर आपको याद है बेसिक सा स्ट्रक्चर भी, तो एक तरफ COH ग्रुप होता है, एक तरफ NH3 होता है, यस मैम। ग्रुप होता है ना। और अगर हम हमेशा प्रोटीन चेन बनाते थे, अगर बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा भी याद है, देन यू विल रिमेंबर कि जो लेफ्ट साइड है, मतलब मेरी लेफ्ट साइड है तो स्क्रीन की भी लेफ्ट साइड है, वहां पर मैं हमेशा N ग्रुप लगाऊंगी, ठीक है। इस अमीनो एसिड का N वाला ग्रुप यहाँ है। और जो राइट साइड है वहां पे मैं हमेशा COH वाला ग्रुप लगाती हूँ, है ना। थोड़ा सा भी अगर तुमको याद है तो। सो इफ इट्स अ प्रोटीन चेन, तो यहाँ पे आपको कहीं पे कार्बन और नाइट्रोजन दिखेगा लिखा हुआ? तो एनसीईआरटी बोलो, पेज नंबर बताओ कहाँ पर है ये स्ट्रक्चर फटाफट। 151 पूरा 155 पे देखो, वहां पे कार्बन दिख रहा है आपको, A साइड पे या B साइड पे? यस मैम, नीचे साइड वाले में, बी साइड में। B साइड में, तो दिस वुड बी द राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या लिखा दिख रहा होगा? नाइट्रोजन, है ना। अब ये 4 चेन है तो मैं यहाँ भी बना दूं, गलत तो नहीं होगा ना? यस मैम। नो मैम। एक्चुअल में ये भी तो सही है, प्रोटीन की चेन ही तो है, राइट। तो 4 प्रोटीन चेन से बना है। अब ये 2 बड़ी बड़ी चेन है, हैवी चेन है, तो मैं इसको बोल दूं हैवी H। और जो छोटी छोटी चेन है वो लाइट चेन है, तो मैं उसको L बोल दूं। तो हैवी चेन कितनी है अपने पास? 2 कितनी है अपने पास? तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ, तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला है H2L, क्लियर। मैम। अब ये है अगर चेन है,
अगर मान लो मैं तुम्हें हाथ से दिखाती हूँ, तुम मेरे को बताना, फिर अपना सिर्फ देखो कॉमन सेंस लगाते जाओगे, टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर ये एक हैवी चेन है, ठीक है, मैं इसको ट्विस्ट तो नहीं कर सकती अभी। मान लो ये नीचे वाला रीजन है, तो ये हैवी चेन है, सॉरी ऊपर वाला रीजन है, ऐसे ये हैवी चेन है, इसकी यहाँ लाइट चेन लगी थी। यो मैम। तो अगर मैं इनको ऐसे छोड़ दूं तो ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं हो जाएगी, गिर जाएंगी। यो मैम। फोल्ड करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना बनाने पड़ेंगे, हाँ बॉन्डिंग होनी पड़ेगी इसके बीच में, है ना। तो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में आपको बॉन्डिंग मिलती है। देखो एक सल्फर एक और सल्फर, तो कौन सा बॉन्ड हुआ ये? तो एक सल्फर और एक और सल्फर, तो कौन सा बॉन्ड हुआ ये? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो याद रखना 2 सल्फर बने आया, तो दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपने देखा था अपने पिक्चर में जब आपने ऑब्जर्व की थी। यो मैम। अब वहां पे ध्यान से दोबारा देखो, ध्यान से देखना, ऐसा बॉन्ड बना है जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ। यो मैम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में रिलेशन? नो मैम। नहीं। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं इसे? पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रही है, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन हमने देखा ना कि प्रोटीन जो होते हैं वो फोल्ड होते जाते हैं अपने आप में, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यो मैम। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं हम इसको। लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि प्रोटीन की चेन जब भी अपने आप में फोल्ड होती है ना, तो और भी तरीके की बॉन्डिंग्स आ जाती है। तो इनके बीच में, हर एक चेन के बीच में भी बॉन्डिंग है डाइसल्फाइड बॉन्ड की। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैवी चेन को लाइट चेन से भी जोड़ता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड लाइट चेन को भी स्टेबलाइज करके रखता है और हैवी चेन के मॉलिक्यूल को भी स्टेबलाइज करके रखता है। इसलिए एनसीईआरटी में दोबारा डायग्राम देखो, पेज 155 पे देखो, हैवी चेन के ऊपर भी ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है। यो मैम। और उसके बीच में भी ऐसा बॉन्ड बना है। मैम। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसको जोड़ रहा है? हैवी से हैवी को जोड़ रहा है, लाइट से लाइट को जोड़ रहा है, हैवी से लाइट को जोड़ रहा है ना? यो मैम। ये वो चीज थी जो हमारा ध्यान नहीं जाता, राइट। अब एंटीबॉडी है तो इसने जाके पैथोजन को मारना है, तो पैथोजन से ये बाइंड कहाँ पर करती है? एंटीजन एंटी बाइंडिंग साइड। हाँ, तो ये होता है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो एन वाली साइड है ना, यो मैम। एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो प्रोटीन की लेफ्ट साइड है या राइट साइड होगी? लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोटीन चेन, है ना। अब ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोटीन चेन है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैराटॉप। अगर थोड़ा सा पेपर बाहर से आ गया तो पैराटॉप आएगा, वैसे अभी तक ये वर्ड आया नहीं है। जो वर्ड आता है वो ये आता है कि जो एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड करा, मैं बना दूं यहाँ एंटीजन, तो ये मेरा एंटीजन है। मान लो कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के सरफेस पे ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आके इस एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ऐसे चिपक जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बुलाते हैं? एपिटॉप। तो बस ये याद रख लेना, एंटीजन के पास एपिटॉप है, एंटीबॉडी के पास पैराटॉप है। तो एंटीजन जैसे चाबी और ताला होता है ना, तो जो की है ना वो एपिटॉप है और जो ताला है वो पैराटॉप है। तो ऐसे कंबाइन होगा तभी एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ आई? पहले की वाली बात लिखो, एपिटॉप एंड पैराटॉप। इसकी सिर्फ पोजीशन देखो, तुमसे इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, बहुत आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, लेकिन तुमसे एपिटॉप पोजीशन पूछ सकते हैं क्योंकि बाइंडिंग होती है यहाँ पे। और पैराटॉप अगर लिख देंगे ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको लिख लो ऐसे ही डायग्राम के साथ, फिर याद रह जाएगा। तो अगर मैं इसी एंटीबॉडी को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दूं, देखना, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आप समझते हो ना, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल डालते हैं, फिर उसको मशीन में डालते हैं, रोटेट करते हैं, यो मैम। चीजें अलग अलग हो जाती है, आप बायोटेक में भी करते हैं। तो अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दूं, तो मुझे पता है क्या देखने को मिलेगा? एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये, तुम्हें करना नहीं एक्सपेरिमेंट, बस तुम्हें 2 वर्ड बताने थे मुझे, कि ऊपर वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाता है और नीचे वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाता है। तो जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है ये वाला, जहां पर एंटीजन बाइंड हुआ था, मैं उसको क्या बुलाती हूँ? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ये तो बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में लिख दूं इसको? यो फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, फैब, इसको हम बुलाते हैं फैब फ्रेगमेंट। तो एफ के पैरों में ए भी लिखना है, ठीक है। और जो नीचे वाला फ्रेगमेंट है ना, उसको क्रिस्टल करके फॉर्म में निकाला जाता है।
तुम एक्सपेरिमेंट में ही जाना, पर इसको लिख सकते हो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल जैसे कभी तुमने देखी हो कि बर्फ के छोटे छोटे, तुम तो बर्फीली जगह रहते हो, छोटे छोटे क्रिस्टल नहीं बन जाते पहाड़ी के कोने में, यस मैम। हाँ, तो इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं एफसी। एफसी स्टैंड फॉर फ्रेगमेंट फॉर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट्स इट। इस टर्म से ज्यादा नहीं पूछ सकते आपसे। चल, मैम। अब तो ये वाली बात हमारी खत्म हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं लास्ट पॉइंट करके, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये वाला हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी को हम लोग चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं, लेट्स से सबसे पहले हम कहानी लिखते हैं, बहुत तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अच्छा बताओ, अगर तुमको चोट लगेगी तो घर में सब लोग हैं, तुम्हारे दोस्त भी, रिश्तेदार भी, मम्मी पापा भाई बहन, अगर तुमको चोट लगेगी तो सबसे पहले कौन भाग के आएगा? मम्मी। मम्मी। मम्मी एकदम शांति से आएगी या बिल्कुल हल्ला बजाते हुए आएंगी? हल्ला बजाते हुए आएंगे। तो अगर कहीं पे भी साइट ऑफ इन्फेक्शन, अगर कहीं पे भी तुम्हारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है ना, कहीं भी चोट लगी है, तो तुम्हारे बी सेल सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनाते हैं दैट इज IgM। आईजीएम, है ना। तो आईजी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन को ही हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो एम स्टैंड फॉर माँ, राइट। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? फर्स्ट अराइव एट साइट ऑफ इन्फेक्शन, और बिल्कुल हल्ला मचा के तोड़फोड़ करके आएंगी, है ना। पूरा पूरा घर सर पे उठा के आएंगी, ऑब्वियसली शांति से थोड़ी आएंगी। बढ़िया बात है, शोर मचाना चाहिए। किसी की मम्मी सुन रही है तो फैन ना हो जाए। हम भी ऐसे ही मचा के आते हैं हल्ला। तो पहले तो तुम पिटोगे भी थोड़ा, है ना, थोड़ा सा तुम्हें पुचकारने का, तुम पिटोगे भी वैसे भी, तुम मैंने ऐसी हरकत क्यों करी, है ना। यो मैम। लेकिन तुमको प्यार भी मिल जाएगा सोते टाइम, अभी भी करते हैं ना। मेरे को पिटने के बाद सोते टाइम प्यार करते थे, तो मेरे को पिटते टाइम पता होता था कि सोते टाइम तो प्यार आज मिलेगा, आज मेरी मम्मी ऐसे करेगी पूरी रात सिर पे। लेकिन हाँ, लेकिन पेलते भी बढ़िया थे बस। लेकिन मैं साइज की बात करूं, इन साइज में जो सबसे बड़ी होती है, दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। दो ही चीजें आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपने वो महाभारत की स्टोरी सुनी है? यो मैम। हाँ, तो कौन होता है अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे होते हैं? चक्रव्यूह की। अर्जुन। तो अर्जुन अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे होते हैं चक्रव्यूह की। जिसको नहीं पता वो समझ लो, एक स्टोरी है जहाँ पे एक अर्जुन नाम के राजा है जो अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हैं, एक चक्रव्यूह नाम की युद्ध की नीति बता रहे होते हैं, ठीक है, वॉर की। तो उनकी जो वाइफ होती है, कौन कौन होती है? सुभद्रा। अर्जुन की वाइफ सुभद्रा होती है, यो मैम। पक्का? यो मैम। डाउट क्यों हो रहा है मुझे इस बात पे? हम दो वाइफ थी ना, एक द्रौपदी थी और दूसरी सुभद्रा थी। अच्छा, ठीक है। सो वो उनको कहानी सुना रहे होते हैं और वो प्रेग्नेंट होती है, और उनके वूम में कौन होते हैं? अभिमन्यु। हाँ भाई, पता है यार इनको, है ना। तो वो कहते हैं जब तक उनकी वाइफ कहानी सुन रही होती है, वो उठी होती है, तो बच्चा भी कहानी साथ साथ में सुन रहा होता है। फिर जैसे ही वो सो जाती है, बच्चे को भी कहानी सुननी बंद हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की स्टोरी है, वो नहीं जानना हमें, पर हमें इतना पता है कि स्टोरी से हमें ये पता चला कि जब भी बच्चा फीटल स्टेज में होता है, बायो में लगाते हैं, फीटल स्टेज में होता है, किड कैन हियर, सुन सकता है ना कहानी को, बात क्या हो रही है ना। तो फीटल स्टेज में उसके पास ज्ञान गया। अब ज्ञान, नॉलेज कौन देता है आपको आपकी पूरी लाइफ में? गुरु। टीचर देता है, टीचर इन हिंदी नोन एज गुरु। सो कौन सी एंटीबॉडी है जो फीटल स्टेज में बच्चे को जाती है? दैट इज जी। तो जी स्टैंड्स फॉर गुरु, राइट। यस। कहाँ जाती है फीटल में? कहाँ से कहाँ पे? प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाती है, प्लेसेंटा टू फीटस, ठीक है जी। और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज, देखो आपकी पूरी जिंदगी में बहुत लोग आते जाते रहेंगे, है ना, लेकिन आपके लाइफ में सबसे ज्यादा रोल एक टीचर प्ले करेगा। वो टीचर आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं ना, जो भी सही चीज सिखाए वो टीचर ही है ना, सिर्फ एकेडमिक नहीं होता। तो सबसे ज्यादा रोल आपकी लाइफ में टीचर प्ले करता है, एक मेंटर प्ले करता है। तो इसलिए ये वाली एंटीबॉडी होती है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा, दैट इज अराउंड 75%, ठीक है। अराउंड लिखना आपने हमेशा, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि वेरी करती है। तो लगभग 75% अकेली यही होती है, क्लियर? अब अगर छोटा बच्चा होता है और वो रोता है तो कैसे रोता है वो?
आ यू हर तरीके से होता है ना, आहा करके बहुत हल्ला मचाता है। तो बेबी की साउंड से हम याद रखेंगे IgA। IgA से हम याद रखेंगे आ, जो बेबी रोता है, एंड इट मीन्स कि ये वो एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क से बच्चे को जाती है ना। तो लैक्टेशन से बच्चे को मिलती है ये रेडीमेड एंटीबॉडी, IgA। अब AGA दूध में घुल के मिलती है, तो इट इज द ओनली सोल्यूबल एंटीबॉडी। ठीक है, यही क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी तो करते हैं ना, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी करते हैं, है ना, IgA की बात। जब आप यो की बात करते हो वहां पे आप पढ़ते हो, तो फटाफट एनसीईआरटी खोल के मेरे को बता दो कौन से पेज नंबर पे है। नीचे के पैराग्राफ में होगा, राइट हैंड साइड पे, जहां तक मुझे याद है, मुझे पेज नंबर नहीं याद। देखिए बताओ। मिला? मैम जैसे कि आपने बताया कि अगर मदर सो जाए तो फीटस भी सो जाता है, अगर मदर वेकअप होगा जब तक भी वो वेकअप होगी तो फीटस भी हमारा मतलब कि तब तक उठा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिथोलॉजिकल स्टोरी है जो ये कह रही थी कि अगर मदर सो गई थी तो आवाज वहां तक नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मदर सो जाए ना तो फीटस उठा भी हो सकता है, फीटस की यस मर्जी। बच्चा मदर मैम पेट। 38 पे है, हम्म, 38 पे। पेज नंबर 38 निकाला सब? कौन सा पैराग्राफ है बेटा? मैम लास्ट का है। लास्ट पैराग्राफ में मिला सबको, पेज नंबर 38 पे। यो यो मैम। ठीक है बेटा, लाइन। इंटरलाइन कर लो उसको। इससे क्वेश्चन आपको, इससे एक स्मॉल क्वेश्चन बनता है एंटीबॉडी से, इसलिए मैं ये वाला करा रही हूँ। अब से अगर एलर्जी, एलर्जी का जो वर्ड है उसकी साउंड कहाँ एंड होती है? एलर्जी। ई। हाँ, तो अगर आपको कोई भी एलर्जी होती है ना किसी भी चीज से, किसी खाने से हो जाती है, मिट्टी से हो जाती है, तो कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले आती है? आईजी IgE। फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग एलर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने तो बोला है फर्स्ट अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन IgM है, और यहाँ हम IgE बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में बॉडी में कौन सबसे पहले आता है? जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले आपके बी सेल IgM बनाते हैं। लेकिन अगर वो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना किसी चीज को लेकर, जैसे मुझे पोलन ग्रेन से हो जाता है एलर्जी मेरी स्किन पे, तो अगर वो पहले मेरी बॉडी में IgM बनेगी, लेकिन फिर मेरी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी कि पोलन ग्रेन्स है, अब वो IgE बनाना स्टार्ट करेगी। लेकिन अभी भी सबसे पहले इन्फेक्शन की साइट पे जो भाग के आते हैं दैट इज IgM। क्लियर? यो यो मैम। हाँ बोल बेटा, पूछ, डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो रिकॉल कर ले एक बार फटाफट से। यो यो मैम। एक और एंटीबॉडी लिख लो, दैट इज IgD, जिसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है, हम बस सोचते हैं कि इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी, पर इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हुई है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा कुछ पढ़ते नहीं। ओके जी, यो यो मैम। ठीक है, चलो। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यू रिवाइज इट। आपने सारे नोट्स लिखे हैं? यो यो मैम। ठीक है, तो काम करो फटाफट से रिवाइज करो, एंड देन हम लोग एक साथ इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, साथ में इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, यो यो मैम। ओके। तो यू हैव, कहाँ गया यार, ऊपर नीचे पता नहीं कैसे होगी। हाँ, सो यू हैव 3 minutes टू रिवाइज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम आपने लास्ट में क्या कराया अभी? एंटीबॉडीज के टाइप लीव हो गया था। मैम नेटवर्क इशू की वजह से क्लास लीव हो गई थी। तो तूने अभी जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर ले, मैं आगे का फिर तेरे को रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, जितना तूने क्लास में भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर ले 3 minutes से। मैं पानी लेके आती हूँ।
1 minute done, 2 minutes left. Okay, done. चलो guys, बेटा आवाज आ रही है? यो मैम। चलो लेट्स रिवाइज दिस टुगेदर. मेरे को फ्लो चार्ट बनवाओ, ठीक है? तो अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूँ, इम्यूनिटी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स एक होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक इनेट होती है और एक एक्वायर्ड होती है. चलो रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड जो मदद करेगा, एक एक स्टेप में मदद करेंगे, ठीक है? हाँ जी. दिव्यांशी, इनेट इम्यूनिटी को किन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हो बेटा? मैम फिजिकल बैरियर, ओके, नेक्स्ट. फिजियोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट. सेलुलर बैरियर गुड. लास्ट इज और साइटोकाइनिन बैरियर. साइटोकाइनिन बैरियर. शाबाश, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट कौन मदद करेगा? शाबाश. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने कौन से 2 इम्यून सिस्टम को पढ़ा है विशाल? बी सेल्स पढ़े और टी सेल्स पढ़े हैं. टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. बेटा टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को और किस नाम से जानते हैं? अब बताएगी हमें दीक्षा. सेल मेडिएटेड. सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट. और बी सेल रिस्पॉन्स को किस नाम से जानते हैं दीक्षा? ह्यूमरल इम्यून. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट. शाबाश. ओके, नेक्स्ट. जिसने बता दिया वो आंसर हाथ नीचे कर लो, ठीक है? बी सेल पे डिटेल में जा रहे थे, तो मेरे को बताओ जो बी सेल रिस्पॉन्स होता है प्रीति, जो बी सेल्स होते हैं एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर किस 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं? बी प्लाज्मा सेल और करेक्ट. और दिव्यांशी को याददाश्त हुई थी ना, तो कौन सा सेल था वो? बी मेमोरी सेल. करेक्ट, बी मेमोरी सेल्स. एंटीबॉडी कौन सिक्रीट करता है? बी प्लाज्मा सेल. एंटीबॉडी बनाते हैं, राइट? एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या है? नेहा. H2L2. H2L2, करेक्ट. H2L2 में अभी मैं फिगर दोबारा से लेके आ रही हूँ जो तुमने पहले देखी थी, है ना? एक बार इसको दोबारा देखते हैं. तो ये H2L2 का फॉर्मूला है. नेहा, इसमें से हैवी चेन कौन सी है, ए और बी में से? मैम ए है हैवी चेन. और इस पूरे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है? प्रोटीन. प्रोटीन है. इस प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन सा मेन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड, करेक्ट.
जो हैवी चेन वाला रीजन होता है मैं उसको कौन से फ्रेगमेंट के नाम से जानती हूँ, जहां सिर्फ हैवी चेन हो? फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइजेशन, करेक्ट। और जो ये वाला रीजन होता है एंटीजन बाइंडिंग वाला साइड, उस वाले को मैं किस नाम से जानती हूँ? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसका दूसरा नाम? मुझे जगदीश बताएगी। प्रोटोन पैराटॉप। पैराटॉप, रुक जाने, हाँ वैसे सही बोला तूने, पैराटॉप। और जो एंटीजन होता है उसके ऊपर जो सरफेस पे एंटीजन होता है उसका साइट? एपिटॉप। एपिटॉप, करेक्ट। जो सबसे पहले एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आता है उस एंटीबॉडी का नाम? IgA। IgA। अच्छा पलक, कौन सा आता है सबसे पहले? IgM। IgM, वो कौन सा होता है जो मदर के मिल्क से बच्चे को जाता है? IgA। IgA। आरुषि, वो कौन सा होता है जो प्लेसेंटा से बच्चे को मिल जाता है फीटल स्टेज में? IgG। IgG। वो कौन सा होता है जो लार्जेस्ट होता है बॉडी में साइज में? IgM। 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 और पलक, वो कौन सा होता है जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है बॉडी में? IgG। IgG, करेक्ट। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यो ठीक है? टाइमर स्टार्ट करो। गुड, गुड जॉब, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छे से किया, गुड। मैम आपने लास्ट में क्या कराया था, आपने बताया नहीं। एंटीबॉडी बेटा, ये जो भी कराया ना मैं देखो एंटीबॉडी का पार्ट ये करा था। क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाइए, मैं तेरे को रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। परेशान मत। सो हर क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 1 मिनट। 1 मिनट वैसे ज्यादा है, बट चलो आई विल गिव यू 1 मिनट। सॉल्व करना है नोटबुक में। व्हेन आई टेल यू टू राइट द आंसर तब आप मेरे को चैट में आंसर भेजोगे, ठीक है? यो सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो नहीं आता स्किप इट, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। स्टार्ट। इस क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड्स दूंगी भाई, ये छोटू है। यो मैम। Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Answer would be? सी मैंने एंड में पूछना था, चलो बता दिया तुमने। सी ऑप्शन। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? These are known as WBC। हाँ, लिम्फोसाइट्स बी एंड टी सेल्स है, तो ये दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। ट्राई दिस वन, ध्यान से देखना। आंसर वुड बी डी बी। हाँ बेटा, नहीं, इनसाइड द साइटोप्लाज्म नहीं होता। जो एंटीजन्स होते हैं वो हमेशा सेल के सरफेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है? आपको एंटीजन यहीं अटैच हो गए। अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो आपको सेल के सरफेस के अंदर मिलेगा, ऊपर मिलेगा, सरफेस के ऊपर उसके फ्रेगमेंट्स लगे होंगे, ठीक है? अंदर चला गया तो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एंटीजन जहां प्रेजेंट होते हैं वो सेल के सरफेस पे है। ऐसे याद करो, आरबीसी, आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है ए, तभी तो आपको कहते हैं ना किसी का ब्लड ग्रुप ए है या बी, यस मैम। है ना? यो मैम। इन्फेक्शन के फॉर्म में एंटीजन इमेजिन नहीं करते ना, तो आंसर वुड बी डी। बहुत पुराना पीवाईक्यू है लेकिन है। ट्राई दिस वन, ये तो इतना पुराना नहीं है। 30 seconds. यो मैम। Answer would be A। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, लार्जेस्ट परसेंटेज, देन आंसर वुड बी जी। लेकिन वो ह्यूमन मिल्क Yes, कह रहे हैं, ma'am. मिल्क के अंदर तो सिर्फ ए मिलता है ना,
तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर वुड बी ए, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। नाउ ट्राई दिस वन, इसके लिए आई विल गिव यू 1 मिनट। Last 10 seconds. Okay. Answer would be B C C option. B C find the correct statement. Correct ढूंढनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन पे करेक्ट को अंडरलाइन अंडरलाइन और उसके ऊपर सिंबल बना दूंगी। है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं एंटीबॉडी आर पार्ट ऑफ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट में एंटीबॉडी बढ़ते हैं अपा। नो मैम टी सेल डू नॉट पॉलिफरेट इनटू मेमोरी सेल्स, ये गलत है, टी सेल भी पॉलिफरेट होते हैं। चलो मान लेते तुमको ये स्टेटमेंट नहीं पता थी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे ना, नहीं पता हम छोड़ते हैं। एंटीबॉडी इज अ चेन ऑफ प्रोटीन हैविंग 1 N and 1 COH ग्रुप, ये सही है। Yes, Yes, ma'am. डी सेल, डी स्टैंड फॉर बैसिलस ओरेंजेनेसिस, नो मैम तो तुमको 100% श्योर है ना कि सी तो सही है। यो तो मैं अगर मैं बी नहीं जानती थी तब भी मैं इस क्वेश्चन में रिस्क ले सकती हूँ, एंड आई विल गो विद द सी, आंसर इज सी। ठीक है, वैसे बी इज इनकरेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, डन। सो अब के बाद थोड़े से आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, यू कैन ट्राई दीज। सो आपका एक छोटा सा होमवर्क होगा, इतना करके आना। मेक अ नोट ऑन सैर एंड सैपिन वैक्सीन एंड पोलियो डिजीज। आप में से कुछ बच्चों ने पहले बनाया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया ये बनाकर आना, क्योंकि आपका अभी भी काम आएगा। 11th और 12th में मिक्सचर है ये, ठीक है। और एनसीईआरटी में जितना भी आपका इम्यूनिटी वाला पार्ट है ना, उसको रीड करके आना, ओके। Yo, ma'am. वही है जो कम है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इम्यूनिटी का पार्ट रीड करना, फिर हम लोग अपना आगे इकोसिस्टम को कंटिन्यू करें, इवोल्यूशन को कंटिन्यू करें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इवोल्यूशन का करेंगे आज हम। हाँ बेटा, Yes, ma'am. चलो।